हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो शुरू करते हैं अपनी हेडलाइन ऑफ द डे सीरीज को। आज है 21 जुलाई में क्या क्या हेडलाइंस है, क्या क्या न्यूज़ है वो देखेंगे। तो इससे पहले बता दूं कि आप ये पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ये इसे स्कैन कर लीजिए या फिर ये सर्च कर लीजिए ज्ञानपीठ_CSC। अब देखते हैं आज क्या क्या हेडलाइंस है, क्या क्या न्यूज़ है। देखते हैं, पहला तो ये जियो पॉलिटिक्स से स्टार्ट करेंगे। पहले क्या है, वैश्विक गतिशीलता के दौर में नई दृष्टि क्या बोल रहा है कि इन्होंने बताया कि पुराने समीकरण बदल रहे हैं। पुराने समीकरण कौन से? जो एक ध्रुवता चल रही थी, कहीं अमेरिका की मोनोपोली चल रही थी, कहीं यूएस यूके की, सॉरी, रसिया की मोनोपोली चल रही थी। अब वो सब खत्म हो गया। जो शीत युद्ध चल रहे थे वो सब समाप्त। अब बहुध्रुवता का समय आ गया है। अब मोनोपोलिटी का समय आ गया है। अब ध्रुवीकरण, ये यहाँ पे इन्होंने सारी चीज लिखी है। तो उसमें भारत एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। क्यों मेजर रोल प्ले कर सकता है ये देखिए, क्योंकि भारत जी7 में भी भारत को बुलाया जाता है, बैठक करता है। भारत क्वाड का मेंबर है और भारत यहाँ ब्रिक्स का भी सदस्यता करता है, एससीओ का भी मेंबर है। तो भारत एकदम बीच का संगठन सदस्य बन जाता है। जो इधर साइड भी शामिल है, इधर साइड भी शामिल है। तो भारत ये दोनों में भूमिका निभा सकता है, इसमें ये बताया गया है। और बाकी ये जो जो जब भी बीच की भूमिका निभाएंगे तो भाई स्वाभाविक सी बात है, जो अमेरिकी जो सैन्य संघर्ष चल रहे हैं, ऊर्जा का जो मामला चल रहा है, ये सारी चीज में सहयोग करेंगे। ये चीज वहीं पे लिखी है। भारत बहुध्रुवता में सहयोग कर सकता है। और फिर इसमें एक चीज ये बताया गया कि जो उभरते हुए देश है, जो बहुध्रुवता है, वो चीन चीन भी बहुध्रुवता को मानता है। चीन, क्योंकि चीन का भी संबंध रूस के साथ भी ठीक है, अमेरिका अमेरिका के साथ तो अभी फिलहाल ठीक नहीं है। तो इसमें यही बताया गया कि भारत को अपने संबंध चीन के साथ कैसे रखना चाहिए। हालांकि पता है, भारत और चीन के संबंध तो काफी समय से संघर्ष में चल रहे हैं। 1962 के युद्ध के बाद से लगभग 2020 के गालवान घाटी में जो विवाद हुआ था कोरोना के बाद, तो ये सारे मामले चल ही रहे हैं। लेकिन तो इन्होंने फिर यहाँ पे इन्होंने बताया कि भारत को अपने चीन के संबंध बनाना चाहिए, चीन के साथ संबंध। और क्यों क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि भारत का चीन के साथ व्यापार बहुत होता है। जैसे हमने कुछ दिन पहले बताया था कि रेयर अर्थ मिनरल, ये सारी चीजें चीन से आती हैं। हम चीन के साथ काफी ज्यादा चीन से इंपोर्ट करते हैं। क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट इसमें तीन चीजें दी होंगी। एक दिया होगा फार्मा। जो फार्मा का एपीआई होता है, जिसे हम जिससे हम दवाइयाँ बनाते हैं, वो हम चीन से इंपोर्ट करते हैं। बहुत सारे मिनरल्स हम चीन से इंपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। मतलब कुल मिला के एपीआई जो है ना, एपीआई में हम चीन के ऊपर निर्भर है। तो भारत को इसलिए बोला, इन्होंने यहीं पे बताया कि भारत को चीन के साथ संबंध, व्यापारिक सैन्य संबंध बनाए रखना चाहिए। लेकिन भारत को अपनी शक्ति का संतुलन भी स्थापित करना चाहिए। शक्ति का संतुलन कैसे? जैसे क्वाड का मेंबर है भारत, तो क्वाड में सहयोग करते रहना चाहिए। और एक इसमें संगठन का नाम नहीं लिखा है, इंडियो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो सॉरी, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ऐसा करके संगठन है, आईपीईजी। तो इसमें अपना ये लिखा नहीं है इसमें, ये आर्टिकल में। तो ये आईपीईएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसमें भारत को अपना सहयोग निभाते रहना चाहिए। ये मेरा मानना है, ये इसमें नहीं लिखा है। तो ये इसमें बताया गया। तो ये आर्टिकल को देख लीजिएगा। जियो पॉलिटिक्स के जो थोड़ा दृष्टिकोण है वो सही हो जाएंगे। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज है, आर्टिकल ही है ये। विश्व के लिए खतरनाक होगा टैरिफ दावा। टैरिफ दावा के बारे में हम कई दिनों से वार्ता कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। वो यही सारी बात है कि अमेरिका ने क्या कहा है कि अमेरिका जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स के ऊपर 10% का अतिरिक्त शुल्क लगाएंगे अगर ब्रिक्स करेंसी बनाएगा और ब्रिक्स व्यापार करेगा। और अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि रूस के साथ जो व्यापार करेगा उसमें नाटो ने प्रतिबंध लगाने को कहा। अमेरिका ने कहा कि रूस के साथ व्यापार करोगे तो हम 100% टैरिफ लगाएंगे। और एक चीज और, अभी अमेरिका की संसद में एक चर्चा, अमेरिका की सीनेट में एक चर्चा चल रही है, प्रस्ताव लाया गया है कि रूस के साथ तेल खरीदने में 500% का टैरिफ लगाएंगे, 500% का। तो इससे इसके क्या क्या प्रभाव होंगे ये बताया कि इससे महंगाई होगी। स्वाभाविक सी बात है, जब ऑयल, कच्चा तेल महंगा हो जाएगा तो सब चीज में प्रभाव दिखेगा। महंगाई होगी तो इन्होंने बताया कि ये महंगाई केवल एशिया या भारत चीन तक सीमित नहीं रहेगी। ये महंगाई फिर जाएगी यूरोप और अमेरिका में जाएगी। तो फिर ये महंगाई की चपेट में पूरे विश्व को समेट लेगी। बात ये कही गई है। तो फिर ये यही बात है, भारत को अपना कैसे निभाना चाहिए। जैसे भारत पहले भी कह रहा था कि हम किसी के एक पक्षी दबाव में नहीं आएंगे, हम अपना राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी होंगी। इसे एक बार रीड कर लीजिएगा कि भारत अपना वो ही पक्ष है कि भारत अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखेगा। तो हम रूस से तेल मंगा ही रहे हैं। तो ये चीजें ट्रम्प, बाकी ये सारे वही चीज बताए हैं, कैसे टैरिफ वॉर चल रहा है अमेरिका रूस के साथ, और फिर चाइना के साथ, चाइना के व्यापार में टैरिफ लगा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं।
बस अपन को मेजर मेजर ये दोनों आर्टिकल में ये याद रखना है कि अमेरिका अपना दबदबा चाहता है, अमेरिका मोनोपोली चाहता है, लेकिन भारत उसके खिलाफ है। बस इतना मेजर याद रखना है। भारत चाहता है कि हम बीच में बने रहें, जैसे हमारी पहले नेहरू जी के समय भी रणनीति थी गुटनिरपेक्षता, जिसे हम नैम के नाम से जानते थे। तो भारत अभी भी वही कर रहा है। हम रूस से तेल मंगाएंगे, लेकिन अमेरिका के साथ भी हमारा अच्छा सहयोग है। हम अमेरिका के साथ व्यापार, अभी यहाँ पे देखिएगा ये एक न्यूज है, इसमें क्या है कि अभी प्रधानमंत्री जी हमारे जाएंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन में किसके लिए जाएंगे, मुख्यतः उनकी चर्चा होगी एफटीए पे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। एफटीए इस बार संभवतः अब हो जाना चाहिए। तो एफटीए के और ब्रिटेन के बाद जाएंगे मालदीप, मालदीप में भी व्यापार की चर्चा होगी। तो इन्होंने बोला कि जैसे मतलब ब्रिटेन के साथ अगर हमारा एफटीए हो जाता है, तो फिर हम ये बात करीब हो जाएगी कि अब अमेरिका के साथ भी हम व्यापार समझौता के करीब पहुंच जाएंगे। देखिए, भारत के यहीं पे रोज समझ आता है कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौता भी कर रहा है, रूस से तेल भी खरीद रहे हैं। हम बहुध्रुवता को चाहते हैं, हम एक पक्षी को नहीं चाहते, बस इतना याद रखना। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति इस समय है डोनाल्ड ट्रंप, वो एक पक्षता को बढ़ावा दे रहे हैं। हम इसमें टैरिफ लगा देंगे, हम तुम पे 500% लगा देंगे, 200% लगा देंगे, जिसको मतलब जिसका अमेरिका क्या चाहता है कि हर तरह से दबाव बना के, साम दाम दंड भेद करके सबको अपने पक्ष में कर लेना, जिसके खिलाफ भारत है। इतना याद रखेगा, ये 3 आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको समरी इतनी ही मिलेगी। और एक बार पढ़ लेना, ये जियो पॉलिटिक्स आपका सही हो जाएगा मामला। अब देखते हैं, ये एक साइंस टेक का है। साइंस टेक में क्या है, अभी हाल फिलहाल में एक हाइपरसोनिक तकनीक का परीक्षण किया गया, सफल रही, जो डीआरडीओ ने बनाया था। किसके तहत बनाया था, प्रोजेक्ट विष्णु। प्रोजेक्ट विष्णु किस लिए है, डीआरडीओ का है प्रोजेक्ट विष्णु, हाइपरसोनिक तकनीक, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए। प्रोजेक्ट विष्णु को याद रखिएगा, कभी भी प्रीलिम्स में पूछ सकता है, या फिर पीसीएस में तो पूछ ही सकता है। प्रोजेक्ट विष्णु किस लिए है, किसका है, तो डीआरडीओ का है। किस लिए है, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए। तो इतना कम से कम एटलीस्ट याद रखिएगा। तो अभी किसका फिलहाल परीक्षण किया, इसका नाम क्या दिया, एक्सटेंडेड ट्रजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये ठीक है। अब लॉन्ग ड्यूरेशन क्रूज मिसाइल क्या होती है, ये वही है, स्क्रैमजेट टेक्निक में काम करती है। स्क्रैमजेट टेक्निक क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडाइजर का उपयोग नहीं करा जाता, ऑक्सीजन हवा से ली जाती है। सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। और डीआरडीओ कैसे भारत को थल सेना, थल जल थल नभ सेना में, तीनों में अजय बना रहा है, बहुत सारी मिसाइलें बना के, बाकी चीज़ें बताई गई। और एपीजे अब्दुल कलाम सर की फोटो क्यों लगी, क्योंकि जो ये हाइपरसोनिक तकनीक के प्रारंभ था ना, एपीजे अब्दुल कलाम के समय से ही स्टार्ट हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम का ही सपना था कि भारत हाइपरसोनिक तकनीक में आगे बढ़ जाए। जिन्होंने वो एक चलाया था ना मिशन, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करके, इंटीग्रेटेड IMG, ऐसा भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो इन्होंने चलाया था, जिसके तहत पृथ्वी, अग्नि और नाग, ये सब मिसाइल बनाई गई थी। तो ये सब की चर्चा की गई है। इससे क्या होगा, शक्ति संतुलन रहेगा, क्योंकि भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जितने उपद्रव कर रहे हैं, जितना वो कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो उससे शक्ति संतुलन रहेगा। ये है एक साइंस टेक का, इसे देख लीजिएगा। बाकी ये चीज़ याद रखिएगा, कभी प्रीलिम्स में पूछ सकता है। एक डीआरडीओ का प्रोजेक्ट विष्णु हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, यहाँ पे बताएं कि स्क्रैमजेट टेक्निक लगी रहती है, हवा से ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीडाइजर नहीं लगा होता उसमें। इसकी स्पीड क्या होती है, 5 मैक, मतलब ध्वनि की गति से 5 गुना तेज। और ये कुछ दिन पहले हम डेंगू की वैक्सीन देख रहे थे, स्वदेशी, जिसको ऑल डेंगी कर, जिसका नाम क्या था, डेंगी, ऑल डेंगी करके ऐसे कुछ नाम था। तो अब ये मलेरिया की वैक्सीन स्वदेशी बन रही, क्या नाम है इसका, एडफाल्सी वैक्स। एडफाल्सी वैक्स, ये नाम याद रखिएगा, एडफाल्सी वैक्स। ये पूछेगा प्रीसीएस में, तो डायरेक्ट पूछेगा कि एडफाल्सी वैक्स चर्चा में था। यूपीएससी में पूछ सकता है कि हाल ही में एडफाल्सी वैक्स चर्चा में था, ये किस लिए है, मलेरिया की वैक्सीन के लिए, डेंगू की वैक्सीन के लिए। तो ये सब नाम थोड़ा सा याद रखना जरूरी हो जाता है। अब भारत की ये क्या मिशन है, ये देख लीजिए। 2000 भारत में डेंगू कम हुआ है, 2015 से 23 तक में 80% डेंगू के मामले में गिरावट आई है, और लगभग 78% डेंगू से मृत्यु कम हुई है, 78%। और 2027 तक हमें डेंगू को शून्य करना है, और 2030 तक हमें डेंगू को समाप्त करना है, ये भारत के टारगेट है। और बाकी भी स्वदेशी वैक्सीन है। बाकी ये वैक्सीन के बारे में थोड़ा है, आईसीएमआर ने डेवलपमेंट किया है, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, परजीवी की वैक्सीन है। बाकी ये सब हमें पता है, कौन से मच्छर से मलेरिया होता है, ये लिखा है, मादा एनाफिलीज, ये सब तो ठीक है, बेसिक है। ये नाम याद रखना है, और ये थोड़ा सा डेटा काम आएगा, मलेरिया के ऊपर है। वैसे डेटा तो हमने बता ही दिया ये। अब देखते हैं ये एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर की एक तकनीक है, क्या नाम है इसका, डिफेंस प्राइमिंग। डिफेंस प्राइमिंग क्या है, डिफेंस प्राइमिंग और कुछ नहीं है, एक
सूक्ष्म जीवियों का घोल होता है, जिसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीवियों को मिला के एक घोल तैयार कर दिया जाता है। फिर इसे पौधों में डाला जाता है। इससे क्या होता है, जो पौधों में विभिन्न तरह के रोग होते हैं, जैसे स्पॉट ब्लाच, बैक्टीरिया लीफ और ये ब्लैक चाफ जैसे विभिन्न सारे रोग होते हैं जो रासायनिक प्रदूषणों के कारण होते हैं, वो कम हो जाते हैं। इसलिए ये तकनीक याद रखना है, इससे बीज स्वस्थ होगा। इसको इसमें क्या क्या घोल कितना यूज करना है ये सब लिखा है। एक 100 ग्राम बीज में 10 मिलीलीटर सूक्ष्म जीवों का घोल यूज करना है। बीएचयू ने बनाया है। फसलों में ये जो खरपतवार होता है, फफूंद लग जाती है, ये सारी चीजें लिखी हैं। कीटनाशकों का हमला हो जाता है जहरीले रसायनों की वजह से, ये सब कम हो जाएगा। जिससे कुल मिला के उत्पादकता बढ़ेगी। जब फसल रोग मुक्त रहेगी तो उत्पादकता बढ़ेगी, सूखा से बचाने में मदद मिलेगी। तो कुल मिला के वही कृषि किसानों की आय बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी। बस ये टेक्नोलॉजी नाम याद रखिएगा, डिफेंस प्राइमिंग। जब क्योंकि यूपीएससी सिलेबस में डायरेक्ट लिखा है ना कृषि के लिए ई प्रौद्योगिकियां, तो जब ये प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ लिखना हो या फिर कुछ सोल्यूशन लिखना हो कि क्या प्रयास चल रहे हैं कृषि को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए, तो ये सब लिखना बनता है। इससे आपकी मतलब आंसर में वजन आ जाता है। डिफेंस प्राइमिंग एक नई टेक्नोलॉजी है, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है। अब देखते हैं औपचारिक क्षेत्र को भी भाने लगा गीग मॉडल। गीग क्या होता है, जो अनौपचारिक रूप से काम करते हैं, कि मतलब जैसे जोमेटो में काम करते हैं वर्कर, तो जो खाना पहुंचाने आपको आते हैं, ये सारी चीजें, ये लोग गीग वर्कर कहलाते हैं। गीग वर्कर के बारे में देखेंगे तो गीग वर्कर औपचारिक लोगों को, मतलब जो आईटी टेक्नोलॉजी कर रहे हैं उनको भी और गीग वर्कर के बेनिफिट भी है ना इन लोगों को। जो औपचारिक क्षेत्र, क्या बेनिफिट है कि गीग वर्कर के कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं देना पड़ता है उनको, ना पेंशन की टेंशन रहती ना कुछ, केवल प्रोजेक्ट आधारित। गीग का की टर्म याद रखिएगा, प्रोजेक्ट आधारित होता है। प्रोजेक्ट बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं। ये किसका कीवर्ड है, गीग कहीं भी लिखना है गीग वर्कर के बारे में तो इसको पहले यही लिखना है, प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। प्रोजेक्ट बेस्ड जैसे किसी का कुछ औपचारिक संस्थाओं को कुछ काम है तो गीग वर्करों को दे दिए, वो अपना काम करके फुर्सत, ना उनकी कंपनी को ना बाद में उनकी पेंशन की टेंशन है, ना उसका पीएफ अकाउंट खोलना, ना कुछ ना कुछ। तो ये बढ़ रहा है, इसलिए औपचारिक क्षेत्र को ही पसंद आ रहा है आईटी वगैरह में। जैसे आईटी में कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है तो क्यों पूरी टीम हायर करना, किसी को बाहर को हायर कर लिए, जब वो सॉफ्टवेयर कर देगा तब फायर कर दिए, हायर फायर चलता रहेगा। तो इसलिए ये भी है। और कैसे भारत में जो कौशल की नियुक्ति सबसे ज्यादा डिमांड किसकी हो रही है औपचारिक क्षेत्र में, ये देख लीजिए। डिजिटल साक्षरता, 76% डिमांड है डिजिटल साक्षरता की। तो ये मतलब अपन के लिए भी, जो भी रोजगार में नहीं है, रोजगार करने जा रहे हैं, उसको ये चीज सीखना पड़ेगा। डिजिटल साक्षरता की मांग बहुत ज्यादा है अभी। तो अगर आप रोजगार चाहते हैं तो आपको भी डिजिटल साक्षर होना पड़ेगा। ग्राहक प्रबंधन अनुभव, संवाद, संवाद तो सबसे जरूरी है आजकल। आज सब इंडस्ट्री में संवाद स्किल कौशल अच्छी मांग रही है। कम्युनिकेशन कौशल जिसे कहते हैं, स्किल, कम्युनिकेशन स्किल सॉरी। टीम सहयोग 59%, बाजार अनुसंधान एवं उपभोक्ता दृष्टि 55%। ये सारी नीड हो रही है, कौशल की मांग है। बाकी गीग वर्कर्स के बारे में है। तो आज के लिए इतना ही था यार, कंप्लीट हो गया अपना सारा। बस ये वाला, इसको ये दोनों थोड़ा पढ़ लेंगे तो जियो पॉलिटिक्स का काम हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू। अगर चीज़ें पसंद आए तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम जुड़ जाइए। थैंक यू।